नमस्कार सभी को। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और जुड़ेंगे, आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज से मैं आप लोगों को छोटे छोटे सेशन में टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। तो अब तक हमने बहुत टेस्ट किए हैं फिलहाल केवीएस की तैयारी के लिए, बट अब सभी के लिए, आप लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ हाफ एन आवर के छोटे छोटे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको क्या करवाऊंगी, टॉपिक्स करवाऊंगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, दिल के अंदर आप देख रहे हैं उपसर्ग, ठीक है। तो हिंदी का वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है और सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखो, प्रतियोगी परीक्षा की यदि हम बात करें तो हर स्टेट के एग्जाम में हिंदी आती है। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो, रीट हो, एनवीएस हो, आर्मी स्कूल्स हो, टेट हो, सीयूईटी हो, या अदर कोई भी टीचिंग जॉब की जो भी एग्ज़ाम्स की होती हैं, उन सब में हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हिंदी के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस पे भी चर्चा करूँगी मैं, आपको सिलेबस भी पूरा बताऊँगी, प्लस उसके साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को भी इंट्रो करूँगी। तो आज सबसे पहले मैं उपसर्ग पढ़ाने से पहले आज मैं पूरा आपको हिंदी का एक सिलेबस का इंट्रो दे रही हूँ, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई क्या है, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे। तो आज पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी अच्छी सी स्क्रीन निकाल देती हूँ जिसपे आपको सिलेबस प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ दिखाई दे, ठीक है। कौन सा, यही वाला ले लूँ कि ये ले लेते हैं? चलो इस पे देखते हैं। अब इस पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलो एक बार सिलेबस पे चर्चा करते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो सबसे पहले हिंदी भाषा को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है व्याकरण, ठीक है। तो थोड़ा सा आज व्याकरण के बारे में हम लोग बताती हूँ, व्याकरण क्या है। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण एक संपूर्ण पाठ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी, जैसे व्याकरण क्या है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, गद्यांश क्या है आपके दिमाग में उठेगा, या फिर आपको पद्यांश क्या है ये आपको लगेगा कि भाई इन सब के बारे में हम लोग एग्जाम में किन किन चीज़ों को पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। व्याकरण को अगर हम लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं तो वी जमा आ जमा करण 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वी जमा आ जमा करण, ये 3 मूल शब्द हैं। अब इन 3 में से मूल शब्द कौन सा है? तो करण जो है वो आपका मूल शब्द है, ठीक है। और इसमें आपका जो वी और आ, ये दो जो हैं ये दोनों ही उपसर्ग हैं। क्या है? ये दोनों उपसर्ग हैं, ठीक है। तो ये आपका दोनों उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। इसका अगर हम लोग मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ आपका होता है, इसकी शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। या फिर हम एक और मीनिंग निकाल सकते हैं व्याकरण का, किसी चीज को अच्छे से समझना, या किसी चीज नहीं बल्कि किसी को अच्छे से समझना, किसी को अच्छे से समझना, ठीक है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वी जमा आ जमा करण से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी को भली भांति समझना, किसी को अच्छे से समझना। पर किसको समझना, किस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ये मुद्दा उठता है। तो ध्यान रखिएगा, किस चीज़ को अच्छे से सीखना है, तो हमें सीखना है भाषा को, हिंदी को। तो आपको एक चीज़ और बताना, यहाँ तक समझ आ गया, ये क्लियर है कि व्याकरण क्या है? वी जमा आ जमा करण से बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझना। पर किस चीज़ को अच्छे से समझना, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदी, और किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा को अच्छे से समझना, व्याकरण एक डेफिनेशन दी गई है। दूसरी चीज़ एक और चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि भाषा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं मौखिक, ठीक है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं लिखित। मौखिक और
लिखित। दो चीज़ें होती हैं भाषा के अंतर्गत, या तो हम भाषा को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं या हम भाषा को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। दो ही हमारे पास मूल तरीके हैं, ठीक है। अब भाषा जो है मौखिक और लिखित, मौखिक के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें बोलने के लिए माता के गर्भ से जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो सामान्य रूप से अपनी भाषा को बहुत आसानी से बोल लेता है। उसको किसी भी प्रकार की कोई टीचर की ज़रूरत नहीं होती, कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती। या सिंपल भाषा में बोलूँ तो हाँ, माता सबसे प्रथम हमारी शिक्षिका होती हैं और हिंदी भाषा को सिखाने में माता का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद परिवार, उसके बाद आपका आस पड़ोस, फिर समाज, है ना, जो आपको भाषा सिखाने में बहुत मदद करता है, फिर विद्यालय आता है। उसी तरीके से बता दूं यहाँ पर कि मौखिक भाषा जो है माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे अपने परिवेश में, अपने आसपास में अनुकरण करते हुए भाषा को सीख जाता है। उसमें उसे व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी पेपर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार के किसी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे किसी प्रकार की किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो मौखिक प्रवृत्ति जो है वो अर्जित करता है। तो ये मौखिक जो प्रक्रिया है इसको हम अर्जित प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या करता है वो? अर्जित करता है, ठीक है। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो मौखिक भाषा होती है वो हम अपने परिवेश, परिवार, आसपास से हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। पर जो लिखित भाषा होती है उसे हमें सीखना पड़ता है, जिसको हम अधिगम शब्द से व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो हमें जो लिखित भाषा है, जो लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करना पड़ता है, वर्णों का प्रयोग करना होता है, उसके लिए मुझे अधिगम की आवश्यकता होती है। अधिगम को हम सीखना कह सकते हैं सामान्य भाषा में। सीखने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है व्याकरण सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हम विद्यालय में ही सीख सकते हैं क्योंकि ये परिवेश में, घर में हम नहीं सीख सकते। तो हमें लिखित भाषा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद्यालय जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्णों के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा, शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ी सी एक एक चीज़ को और थोड़ा सा कंसल्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लिखित भाषा के लिए हमें अधिगम करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। और लिखित भाषा जो होती है वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं हम, और हिंदी भाषा के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? मुझे लिपि की ज़रूरत है। हिंदी भाषा के लिए किसकी आवश्यकता है? मुझे लिपि की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लिपि के लिए पढ़ रहे हैं। लिपि को समझने के लिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा। अब लिखित और मौखिक भाषा में दो चीज़ें होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम वाचन, ठीक है। श्रवण और वाचन ये दो चीज़ें होती हैं। जब हम लिखित की बात करते हैं तो लिखित में हम बात करेंगे जिसमें आपका तीसरे नंबर पर आता है पठन, और फिर आता है आपका लेखन, ठीक है। तो पठन और लेखन ये दो क्रियाएं होती हैं। तो पहला होता है श्रवण। अब एक चीज़ इसको समझते हैं थोड़ा सा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। इसका मतलब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब मोगली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जंगल में जन्म लेने के बाद मानव से जन्म हुआ था उसका, परंतु वो किसी परिस्थिति के अनुसार वो जंगल में चला जाता है। अब जब वो जंगल में चला जाता है तो वो अपने आसपास में माहौल में जंगली जानवरों के संपर्क में रहता है, जबकि वो मानव है और मानव जैसे उसकी ग्रंथियां हैं, वो भाषा बोल सकता है, समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। परंतु सिर्फ एक ही कमी थी उसकी भाषा सीखने में, वो थी परिवेश, माहौल, वातावरण, परिवार या फिर आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो उसको नहीं मिल पाया। जैसे लोगों के संपर्क में वो रहा वैसी भाषा उसने अनुकरण कर कर सीख ली। तो वो एनिमल्स लैंग्वेज को कॉपी करने लगा, वो जानवरों की भाषा बोलने लगा। इसका मतलब कि एक मानव के पास सब कुछ होते हुए भी जब तक वो जिस चीज़ को सुनेगा नहीं वो बोल नहीं सकता। इसी का रीज़न है कि गुजरात में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो गुजराती बहुत आसानी से बोल लेते हैं। विदेश में जन्मे बच्चे अंग्रेजी भाषा, जर्मन, फ्रेंच ये सारे बहुत आसानी से बोल लेते हैं। उसी तरीके से हिंदी क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चे हिंदी आसानी से बोलते हैं। मराठी में मराठी जो महाराष्ट्रियन है वो मराठी बोल लेते हैं। पंजाब में पंजाबी बोल लेते हैं। तो जैसे जैसे वर्ग में, जैसी जाति में, जैसे माहौल में हम पैदा होते हैं वैसी भाषा हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं।
ध्यान रखिएगा। तो जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं। तो मेन सामान्य बात में हम क्या कह सकते हैं कि श्रवण एक आधारभूत प्रक्रिया है जिसके कारण ही हम वाचन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो जो जैसा आप बोलते हैं ना, हम लोग कई बार ऐसा टोन मार देते हैं कि भाई लाइक बच्चों को कह देते हैं ये ऐसे ही माहौल में होगा इसीलिए इसने ऐसी भाषा सीखी है। तो हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही है कि श्रवण जैसी भाषा को आप सुनेंगे वैसी भाषा का आप वाचन करना भी अपने आप सीख जाएंगे। तो सर्वोत्तम जो आधारभूत नीड है हमारी भाषा सीखने की वो है श्रवण। बिना श्रवण के हम कोई भाषा नहीं सीख सकते। तो जो बाय बर्थ बहरे हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं लाइक जिनको डिसऑर्डर है, सुन नहीं सकते, वो कभी बोल भी नहीं सकते। रीज़न ये नहीं कि उनकी ग्रंथियां खराब होंगी या कोई कनेक्शन लूज होगा या कोई मतलब विकार है, नहीं, सिर्फ वो सुन नहीं सकते, इसलिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो बोल नहीं सकते। ये बहुत जगह आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो वो यही कहेगा कि अगर सब कुछ भी ठीक है और वो बच्चा नहीं सुन सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो श्रवण आधारभूत है और वाचन उसके बाद की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सुनेंगे फिर हम बोलेंगे। विद्यालय में प्रवेश करते ही हम पठन और लेखन प्रक्रिया आरंभ करते हैं और पठन लेखन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। श्रवण और वाचन जो है वो अभिव्यक्त करने का कौशल माना जाता है। अभिव्यक्त कौशल, ठीक है, ये अभिव्यक्त किया जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है अभिव्यक्त कौशल है ये, क्योंकि हम अभिव्यक्त करने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए एक मैं बोलकर वाचन के जरिए अभिव्यक्त कर सकती हूँ और एक मैं लिखकर लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकती हूँ। तो ये दो जो हैं ये अभिव्यक्त कौशल हैं। अभिव्यक्त कैसे किया जा सकता है? जैसे मैं बोलकर अभिव्यक्त कर रही हूँ और मैं लिखकर अभिव्यक्त कर रही हूँ, तो मैं दो तरीकों से अभिव्यक्त कर सकती हूँ। अब बात करते हैं किसके? ग्रहणात्मक। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम ग्रहण करना या ग्रहणात्मक कौशल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ग्रहणात्मक कौशल होता है जिसमें हम ग्रहण करने की प्रक्रिया करते हैं और ग्रहण करने की प्रक्रिया हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं तो पठन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर आप लिख कर कैसे कर रहे हैं, सॉरी, आप सुनकर श्रवण कर कर ग्रहण कर रहे हैं। तो आप अभिव्यक्त करने के लिए वाचन और लेखन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और ग्रहण करने के लिए पठन और श्रवण का प्रयोग करते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं बोलकर अभिव्यक्त कर रही हूँ, मैं लिखकर अभिव्यक्त कर रही हूँ, यह अभिव्यक्ति कौशल हो गया। आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं? आप सुनकर ग्रहण कर रहे हैं या आप पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये भाषा मौखिक और लिखित दो रूप में होती है। मौखिक भाषा अर्जित की जाती है, लिखित भाषा अधिगम सीखना पड़ता है। सीखने के लिए हमें हिंदी भाषा की लिपि को पढ़ना पड़ता है और लिपि को पढ़ने के लिए मुझे व्याकरण की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करते हैं तो मौखिक के दो कौशल होते हैं, बेसिकली चार कौशल होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, है ना। LSRW इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, लैंग्वेज स्किल्स जिनको कहा जाता है। तो आपका क्या होता है? लिसनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये चार आपके भाषा कौशल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं देवनागरी लिपि की, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदी भाषा की। जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में हमें क्या पढ़ना है? लिपि पढ़ना है, ठीक है। अब लिपि जब हम पढ़ते हैं तो लिपि के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमारी भाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है। और देवनागरी के अंतर्गत हमें इसको पढ़ने के लिए, देवनागरी को पढ़ने के लिए, देवनागरी के भाषा को, लिपि को समझने के लिए पूरे व्याकरण को समझना है। व्याकरण को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया। अब मैं सिलेबस पे आ रही हूँ, अब मैं हिंदी का आपको सिलेबस बता रही हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस देवनागरी लिपि को समझने के लिए इसके व्याकरण को समझना ज़रूरी है और व्याकरण को समझने के लिए हमें उसके खंडों को जानना ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से हमारे पास चार खंड बांटे गए हैं। अब मैं आपको पूरा एक छोटा सा शॉर्ट में आपको पूरा सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी भाषा के चार भाग बांटे गए। सबसे पहला भाग जो था उसको कहा गया वर्ण विचार।
वर्ण विचार। दूसरा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसको कहा गया शब्द विचार। और तीसरा जिसके बारे में चर्चा किया गया उसको कहा गया वाक्य विचार। और चौथा हमारा जो खंड था उसको कहा गया अर्थ विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और अर्थ विचार, ये है क्या, इस पे भी बात कर लेते हैं। भाई ये मैंने लिखा क्या है, देखो ये जो है आपका, ये अगर सिंपल भाषा में कहूं तो भाषा के मुख्य 4 भाग। क्या है ये? भाषा के मुख्य 4 भाग हैं। ठीक है, तो इन पे अगर हम चर्चा करते हैं, ये आपको मैं एक लाइन बना के दे देती हूँ। ठीक है, तो ये भाषा के मुख्य 4 भाग हैं। ठीक है, अब देखो इस पे हम थोड़ा सा और चीज़ों को कॉन्सेप्ट करते हैं। अब इन 4 भागों में वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों में हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। थोड़ा और मोटा करती हूँ, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? हम स्वर पढ़ेंगे, हम व्यंजन पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे, इनका उच्चारण पढ़ेंगे कि भाई इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, इनके भेद प्रकार पढ़ेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग वर्तनी पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? हम वर्तनी पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग संधि भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन, भेद, उच्चारण, वर्तनी और संधि, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। प्लस एक वर्ण विच्छेद भी हम यहीं पर पढ़ेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो ये सारा जो ग्राफ है आप इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है जिसको हम कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, जिससे उत्पत्ति के आधार में क्या पढ़ते हैं, जैसे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, है ना। मैं एक बार शॉर्ट में आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए भी क्या चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग देशज पढ़ेंगे, ठीक है, विदेशज पढ़ेंगे, यहाँ पे हम आपका क्या पढ़ सकते हैं और तत्सम पढ़ सकते हैं, तद्भव पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हम लोग अनुकरणात्मक और संकर शब्द भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। संकर शब्द, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है तो आपको ध्यान रहेगा, द्विज भी कहते हैं उससे। ठीक है, तो ये तो हम उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट क्या पढ़ेंगे इसमें हम इसमें पढ़ेंगे आपकी रचना के आधार पे। रचना के आधार पे दूसरा सेगमेंट होगा इसका। रचना के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपकी बात आती है रचना के आधार पे, फिर हम बात करते हैं किसकी? आपके प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पर भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम विकारी और अविकारी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? विकारी और अविकारी पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस यहाँ पे भी बटे हुए हैं। तो पूरे विकारी और अविकारी हम पढ़ते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम संज्ञा, है ना, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं कुछ टॉपिक लिख रही हूँ, है ना। यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग देखोगे तो हम क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे यहाँ पे।
निपात भी पढ़ेंगे, संबंध बोधक भी पढ़ेंगे, हम योजक भी पढ़ेंगे, योजक क्या होते हैं, है ना, निपात भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिनमें मैं कुछ लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर आता है आपका वाक्य के आधार पे। वाक्य के आधार पे जब हम बात करते हैं तो वाक्य के आधार पे दिखेगा, विजिबिलिटी है, वाइट नहीं, आई थिंक सो, है ना। तो यहाँ पे हम किसकी चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, ग्रीन विजिबल है, नहीं, ग्रीन भी विजिबल नहीं है, कोई और कलर लेती हूँ, रुको। विजिबल है ना ये, चलो, कि नहीं है, तुम लोग विजिबिलिटी बता दिया करो भाई, तुम लोगों को विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। चलो एक दूसरा कलर देखती हूँ, विजिबिलिटी हो शायद तक इसकी होगी। चलो देखो, ये भी नहीं दिख रहा है, ओह गॉड, ब्लू से लिखती हूँ फिर तो मैं। देखो, वाक्य के आधार पे अगर देखते हैं हम लोग, वाक्य के आधार पे कंसल्ट करते हैं, तो वाक्य के आधार पे हम सबसे पहले तो भाई वाक्य ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। उपवाक्य भी पढ़ोगे तुम लोग यहाँ पे, उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग कारक क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे, काल क्या होता है, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो कारक क्या होता है, काल क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, आप लोगों को संधि, समास, तो समास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपका वाक्य हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, ठीक है, आपका समास हो गया, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे वाच्य हो गया, है ना, वाच्य हम क्रिया के साथ पढ़ते हैं पर वो भी वाक्य में काम आते हैं, इसलिए वाच्य हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सब आपका वाक्य शुद्धि भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। वाक्य शुद्धि भाई, वाक्य में एरर करेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, तो वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और देखोगे ध्यान से तो अर्थबोध में तो बहुत बड़ा पार्ट है। अर्थबोध में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे एकार्थी शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, और विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी का मतलब विलोम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं अनेकार्थी क्या होते हैं। तो ये जो 4 सेक्शन है ना, जैसे पर्यायवाची, समानार्थी को पर्यायवाची बोलते हैं, विपरीतार्थी को विलोम शब्द बोलते हैं, अनेकार्थी और एकार्थी आपने सुना है। इसमें मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ ये सब ऐड होती हैं, ठीक है। इसमें हम शब्द युग्म भी देखते हैं, शब्द युग्म जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं, उन दोनों में से सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे शब्दकोश भी हम लोग पढ़ते हैं, शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करना कि अल्फ़ाबेट्स, शब्दकोश के आधार पे पहला वर्ड कौन सा आएगा, याद होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार, ये पूरा एक सेक्शन है आपका, पूरा सिलेबस जो है इसमें बहुत चीज़ें मिसिंग है। जैसे लिंग वचन आपका हम पढ़ते हैं, तो लिंग वचन भी आप लोग यहीं पे पढ़ोगे। लिंग और वचन भी आपको वाक्य उत्पत्ति के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने कुछ अभी बेसिक चीज़ें लिखी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लेफ्ट हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है ग्राफ है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरा सिलेबस कवर करते हैं। अब एक ग्राफ और बता रही हूँ जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, देखो, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं गद्यांश, और एक होता है जिसको हम कहते हैं पद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। गद्यांश की जब हम बात करते हैं तो गद्य माने कहानी, ठीक है, और पद्य की बात करते हैं तो कविता। तो यहाँ कहानी की बात होती है, वहाँ कविता की बात होती है। मैं लिख देती हूँ, यहाँ हम बात करते हैं कहानी, ठीक है, और यहाँ हम बात करते हैं कविता। अब गद्यांश को पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, गद्यांश को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। गद्यांश को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, और पद्यांश को पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, किसकी, 3 चीज़ों की, ठीक है। एक तो सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं आपका रस,
ठीक है। दूसरा आपका होता है अलंकार, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं छंद। तो गद्यांश में तो मैंने पूरा आपको व्याकरण का जो ये सिलेबस बताया है ना, ये पूरा सिलेबस जो है ये व्याकरण का है। किसका है बच्चा? ये व्याकरण का है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पद्यांश के अंतर्गत रस, अलंकार और छंद की बात हम लोग करते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो कुल मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा सेगमेंट जो है, मैंने आपको किसके बारे में बताया? सिलेबस के बारे में बताया, जिसमें हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। तो चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं हम किस किस के बारे में आज बात किए। तो हमने व्याकरण की बात की, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? तो वी जमा आ उपसर्ग से बना है। मूल शब्द इसमें करण है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को भली भांति समझना। तो किस चीज़ को हम यहाँ समझने के लिए जुड़े हैं? व्याकरण को समझने के लिए जुड़े हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखोगे यहाँ पर कि भली भांति किसको समझ रहे हैं हम? भाषा को। और भाषा को समझने के लिए हम दो रूप का प्रयोग करते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो जो मौखिक भाषा होती है वो अर्जित होती है अपने परिवेश में, अपने माता पिता, आस पड़ोस, अपने परिवार में रहकर हम किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। उसको कहते हैं हम अर्जित करना, एक्वायर करना। उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग, कोई ग्रामर, कोई इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, दो स्किल्स होती हैं, दो कौशल होते हैं, श्रवण और वाचन, ठीक है। जबकि हम लिखित की बात करते हैं तो लिखित के लिए हमें भाषा, लिखित जो होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक व्याकरण सीखने की अनिवार्यता होती है उसमें। वो केवल विद्यालय में संपन्न हो सकता है या औपचारिक तरीके से संपन्न हो सकता है। ये एक अनौपचारिक प्रोसेस है, इनफॉर्मल है। ये एक औपचारिक प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें एक सिस्टमैटिक बुक्स, गाइडेंस, टीचर, इवैल्यूएशन, पूरे टोटल प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ये जो है इसमें पठन और लेखन दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये दो कौशल मुख्य होते हैं इसमें, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि आप एक्सप्लेन करते हो, अभिव्यक्त करते हो, तो कैसे करते हो? अभिव्यक्त हम दो तरीके से करते हैं, बोलकर और लिखकर। और हम ग्रहण कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं, पढ़कर, और सुनकर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हिंदी भाषा जो है लिपि, वो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है, खाली हिंदी ही नहीं, संस्कृत भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, गुजराती भी लिखी जाती है, संस्कृत के अलावा नेपाली भी लिखी जाती है, ठीक है। हरियाणवी, सिंधी, ये सब हिंदी में लिखी जाती है। भोजपुरी आपकी सारी आपकी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैथिली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, तो देवनागरी लिपि को समझने के लिए हमें दो पार्ट्स की ज़रूरत होती है। एक आपका गद्यांश पार्ट होता है, एक आपका पद्यांश पार्ट होता है। गद्यांश पार्ट का मतलब होता है कहानियाँ, जिसमें हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं। और व्याकरण का पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर दिया है। व्याकरण को हमने मूल रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन, उनका भेद, उनका उच्चारण, उनकी संधि, उनका वर्ण विच्छेद, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वर्तनी पढ़ेंगे, कैसे होती है, क्या होता है। शब्द विचार में हम शब्द बनाना सीखेंगे, कहाँ से आए, उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, उसको प्रयोग कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे वाक्य विचार में, वाक्य वैसे बनाए जाते हैं, वाक्य में किन किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। काल की होती है, कारक की होती है, समास की होती है, वाच्य की होती है, सब वाक्य के अंतर्गत ज़रूरी होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग अर्थ विचार पे चर्चा करेंगे, जैसे मुहावरे, कहावतें, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा कॉन्सेप्ट, पद्यांश। पद्यांश क्या होता है? जिनमें हम कविताओं की बात करते हैं। और कविताएं क्या होती हैं? जिनमें हम कविता माने जो पोइट्रीज होती हैं। पोइट्री में रस, अलंकार और छंद, ये 3 सेक्शंस को पढ़ा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो ये जो है आज का सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर पसंद आ रहे हैं सेशन तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक और शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग और ज़्यादा एफर्ट डालकर आपके लिए नई नई क्लासेस लाएंगे। तो अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर उसमें लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती
है। मेरे सब्जेक्ट में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं या जो भी प्रॉब्लम है उनको सुलझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो भाई आज की क्लास आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे का जो क्लास है मैं आपको कंटिन्यू करूँगी टॉपिक वाइज। नमस्कार, धन्यवाद। और जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।